दो जमाने की कुनवा परस्ती, मिटलमों के शोषण की हस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती, मिटा दो जातिता के शोषण की बस्ती। अमर रहे अंबेडकर, अमर रहे अंबेडकर, अमर रहे अंबेडकर। बाबा साहब के कारवा को आगे लेके जाएं, और इस कारवा को आगे ले जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, बहुत त्याग देना पड़ेगा। हम लोग अपने स्तर से लगातार प्रयास कर ही रहे हैं सभी लोग, लेकिन कमी कहां पर रह जा रही है? कमी रह जा रही है कि जब सामाजिक कार्यक्रम होता है तो हम जो है पैरों की जूती पहन करके समाज की जाजम पे आ जाते हैं। पैरों की जूती समझ रहे हैं? राजनीति, राजनीति हमारे पैरों की जूती है, और सामाजिक संघर्ष हमारे सर का ताज है। तो सामाजिक जाजम में पैरों की जूती खोल के आना चाहिए, और जब तक हम सामाजिक जाजम पर पैरों की जूती खोल कर नहीं आएंगे, हम साझा नहीं बैठ पाएंगे, एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले हम एक साथ बैठना सीखें, और एक साथ बैठने के लिए कौन किस दल से है, कौन किस संगठन से है, इन चीजों को दूर करना होगा। तमाम सारी बातें हुई, किसी ने किसी पे आरोप लगाए, किसी ने किसी पे आरोप लगाए। कोई कहता है कि ओबीसी ज्यादा शोषण करता है, कोई कहता है हम ओबीसी को बड़ा भाई मानते हैं, कोई कहता है हम एससी को छोटा भाई मानते हैं। फिर कमी कहां पर रह गई? जब सब एक दूसरे को बड़ा भाई मान रहे हो, छोटा भाई मान रहे हो, तो कमी कहां पर रह गई? इस पे विचार करने की जरूरत है। एक बड़ा समाज है, देश की 65% आबादी, जो बिहार सरकार की जाति जनगणना ने तय कर दिया कि देश में 65% ओबीसी है, और जो कुनबा बड़ा होता है उस कुनबे में शरीफ भी होते हैं, नालायक भी होते हैं, और लायक भी ज्यादा होते हैं संख्या के हिसाब से, और जो परिवार छोटा होता है उसमें बदमाश भी कम ही होते हैं और अच्छे भी कम होते हैं। तो हम उन बदमाशों को साइड में करके जो ठीक लोग हैं, वैचारिक लोग हैं, वो लोग एक साथ बैठना सीखें, तब जाकर के हम अपने मिशन को आगे लेके चल सकते हैं। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान का महत्व मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। एक राज्य में एक लोहार था, बड़ा अच्छा काम करता था। तो राजा एक दिन गया उसकी प्रशंसा सुन के, तो उसने अपना काम उससे कुछ अस्त्र बनवाए, तलवारें बनवाई और बहुत सारे काम करवाए। तो बड़ा सुंदर उसने काम किया, राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उस लोहार से खुश होकर के उसको अपना एक चंदन का बाग दे दिया। राजा ने सोचा कि लोहार इतना अच्छा कारीगर है, इतना कुशल कारीगर है, अगर हम इसको चंदन का बाग दे देते हैं तो ये चंदन की लकड़ी बेच करके अपने कारोबार को बढ़ा लेगा। लेकिन लोहार तो लोहार ठहरा, उसने क्या किया? चंदन के बाग को काट काट करके कोयला बना बना के जला करके है कोयले को बेच दिया। चंदन को चंदन से कोयला बना करके मिट्टी के भाव में बेच दिया, या कहें कोयले के भाव में बेच दिया। कुछ दिनों बाद राजा मन में सोचा कि अब जो है लोहार की स्थिति बदल गई होगी, हमें चल के देखना चाहिए। तो जब लोहार को देखने के लिए राजा आया, राजा ने देखा कि जो झोपड़ी उस समय थी वही झोपड़ी इस समय है। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने पूछा उसके पड़ोसियों से कि हमने इसको जो चंदन का बाग दिया था उसका इसने क्या किया? तो पड़ोसियों ने बताया कि उसने चंदन के बाग को कटवा करके उसको जला करके कोयला बनाकर मार्केट में बेच दिया। राजा बड़ा गुस्सा हुआ। राजा लोहार के पास आया, बोला ये लोहार, तेरे पास कोई चंदन की लकड़ी बची है कि नहीं? तो लोहार बोला साहब कुल्हाड़ी में एक बेट बचा हुआ है। तो राजा ने कहा लिया। लोहार उसको लेके आया, राजा ने उसको कुल्हाड़ी से अलग करके दिया, बोला जा मार्केट में इसका भाव करके आ लकड़ी का। जब लोहार बाजार में उस लकड़ी को लेके गया, उसका भाव किया तो अच्छा दाम मिला। भागता हुआ आया, बोला कि महाराज हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो और एक बाग और दे दो। तो राजा ने कहा
कि किसी के जीवन में मौका एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। उसी तरीके से ये जो संविधान है, बाबा साहब ने हम वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, बहुजनों को चंदन के बाग के रूप में भेंट किया है। और अगर एक बार ये चंदन का बाग हमने खो दिया तो दोबारा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बचाने की लड़ाई है, एक बड़ी लड़ाई जो लंबे समय से लड़ी जाती रही है, जिसमें तमाम संघर्ष रहे, ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, सामंतवाद से एक तरफा लड़ाई रही, जिसको अलग अलग रूपों में हमने देखा है, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में देखा हो या बहुजन आंदोलन के रूप में देखा हो। पूरी लड़ाई उन्हीं के खिलाफ हमारी रही है। एक समय था जब हमें केवल ब्राह्मणवाद से लड़ना होता था तो लड़ाई थोड़ी सी आसान थी, लेकिन अब जो है समय बदल गया है और लड़ाई जटिल हो गई है। क्यों? क्योंकि अब पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद ने हाथ मिला लिया। पूंजीवाद ब्राह्मणवाद से भी ज्यादा घातक है और अब ये दोनों मिल चुके हैं। तो आपके सामने न सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, बल्कि अपनी जल, जंगल और जमीन को भी बचाने की लड़ाई है। सारी लड़ाइयां आपको एक साथ लड़नी है। साथियों, काफी साथियों ने संविधान पर और तमाम विषयों पर बात रखी, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत तरीके की बातें तमाम मंचों पर होती रहती हैं। लेकिन मैं हमेशा एक अपील करता हूं अपने साथियों से कि अगर वास्तव में मुक्ति चाहते हो, अगर वास्तव में शोषण की व्यवस्था को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले एक काम करो कि जो आपके शोषक हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, समता, समानता और सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं, ऐसे लोगों का दान, मान, मतदान बंद कर दो। सबसे पहले ऐसे लोगों को दान, मान, मतदान देना बंद कर दो। जिस दिन आप ये कदम उठा लिए, आधा परिवर्तन ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि जो लोग जिनको हम मतदान देते हैं, वोट देते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जाति विशेष के लोग हो सकता है वो हमारी जाति का हो, हम अपनी जाति की वजह से उसको दें और वो जो है हमारे ही शोषणकारियों से जाकर के हाथ मिला लेता है, तो उसको पहचानने की जरूरत है। देश में किसानों के सबसे बड़े मसीहा दीन बंधु सर छोटू राम साहब ने दो बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हे मेरे भोले किसान, तू मेरी दो बात मान ले, एक तो बोलना सीख जा और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। दुश्मन की पहचान इससे नहीं होती है कि फला जाति वाला ही हमारा दुश्मन हो सकता है, हमारा सगा भाई भी हमारा दुश्मन हो सकता है। जो हमारे अधिकारों के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है और जो सामाजिक मूवमेंट में हमारे साथ नहीं है, वही हमारा दुश्मन है। आपको पहचान करनी होगी। जो समता की लड़ाई में साथ नहीं है, अधिकारों की लड़ाई में साथ नहीं है, वही हमारा दुश्मन है। उसकी जाति कोई हो सकती है, उसका दल कोई हो सकता है, उसका संगठन कोई हो सकता है, पहरावा कुछ भी हो सकता है, वो हमारे बीच बैठने वाला हो सकता है। हम लोग पिछले 15 महीनों से एक कार्यक्रम यात्रा लेकर चल रहे हैं, जिसका जिक्र यहाँ किया गया। ये तीसरी यात्रा है हमारी। वैसे हम 2 यात्राएं और कर चुके हैं, पर इससे छोटी रही। ये 18 महीने का प्रोग्राम है और इन 15 महीनों में हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान को अच्छे से घूमा, गांव-गांव में जाकर के देखा। एक चीज केवल सबसे ज्यादा जो हमने महसूस की वो ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको सबसे ज्यादा आप देखोगे तो एक जगह पे देखोगे, कहां पर? कथा भागवत मंदिर मस्जिद। सामाजिक न्याय के मूवमेंट में ना इनका कोई योगदान है, ना एक नए पैसे का सहयोग करते हैं। अभी 11 की लंका राजस्थान चुनाव में लगा के आया हूं अच्छे से। या तो निर्विरोध कैंडिडेट खड़े करवाए हैं या छोटे दलों के समर्थन में कैंपेन चला के आया। बड़ा बड़ा ऑफर दिए हैं कि आप वापस हो जाइए या कैंपेन हमारा कर दीजिए। राजस्थान से कल ही लौट रहा और यहां भी वही होगा।
आपको चुनना होगा। अगर लड़ने वाले लोगों को आप नहीं समझेंगे, अगर आप जनप्रतिनिधि अधिकारी जो समाज के नाम से समाज का वोट लेकर के जो जनप्रतिनिधि कुर्सी पर बैठता है, वो न तो सदन में वो सड़क पे आता है और न सामाजिक मूवमेंट में अगर सहयोग करता है, तो बताइए वो किस काम का है? प्रतिनिधि किस काम का है? चाहे सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो सकता है। अगर आपके सामाजिक आंदोलन में आपके साथ नहीं खड़ा है, आपके सुख दुख में आपके साथ नहीं खड़ा है, तो मैं कैसे मानूं कि वो आपका अपना है? हो सकता है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताइए, जो आपके सामाजिक मूवमेंट में आंदोलन में आपके साथ न खड़ा हो, आपके ऊपर जब शोषण हो रहा हो, तब आपके लिए न्याय की आवाज ना उठाए, जब आप उसको चुन के सदन में भेजे, सदन में आपके मुद्दों को ना उठाए, तो क्या ऐसे जनप्रतिनिधि को दोबारा भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, गलत फहमी मत पाल लेना, मेरे लिए सब बराबर है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मेरा 36 का आंकड़ा रहता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों से 36 का आंकड़ा रहता है। 11 मिनट कभी आप सोचिए, 5 प्रदेशों में मैं घूमा यूट्यूब चैनल मीडिया के जरिए, तो इसी तरीके से हर एक व्यक्ति, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, जनप्रतिनिधि हो, वो सामाजिक आंदोलन में अपना योगदान दे सकता है। जरूरत नहीं है कि आप सामने आओ। अगर आप डरते हो उन लोगों से, तो जरूरत नहीं है आप सामने आओ, आप पीछे से सहयोग कर सकते हो। आप साधन संसाधन जुटा सकते हो। अपने क्षेत्र में जो लोग लड़ रहे हैं उनको आर्थिक मदद दे दो, अगर आपके पास पैसा है। नहीं है तो कुछ उनको ज्ञान दे दो, अगर आपके पास कुछ अनुभव है तो उनको अनुभव बताओ। हम यहाँ भाषण देना नहीं आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम यही बात है, क्योंकि इसलिए 15 महीनों से हमने 5 प्रदेशों को घूमा है, और 5 प्रदेशों हमने शहर एक भी नहीं घूमा है। ये भी मैं आपको सच्चाई बता दूं, 15 महीनों में हम एक भी शहर में नहीं गए। टोटल गांव में हमने कार्यक्रम किए, कई जगह तो हमले भी हुए, कुछ जगह ऐसी रही जहां हमें पता ही नहीं था यहाँ सामने कौन कौन जाति के लोग हैं। अब हमारा अपना बोलने का तरीका है, वो बदलता तो है नहीं, तो बोल दिए। एक तो मथुरा का ही मामला है। मथुरा से बलदाऊ के रास्ते से जब आगे बढ़ते हैं, तो 5 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है, बड़ा गांव है। तो मैंने गांव के बाहर पूछा, एक लड़का मिल गया, मैंने बेटा ये बताओ गांव में कौन कौन समाज के लोग हैं? बोला कि भैया पाल हैं, गुर्जर हैं, और जो है क्या नाम जो निषाद है। हमने कहा और कुल समाज के लोग हैं। हमने कहा फिर तो ठीक है। इसी और उस गांव में जब पहुंचे तो हमने अपनी बात शुरू की। हमने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग आपके अधिकारों को लूट रहे हैं। तो ठाकुर साहब बैठे तो बोले कौन मुट्ठी भर लोग? नाम बताओ, नाम बताओ। हम समझ गए ये। तो हमने नाम ले दिया, हमने भी बामन बढ़िया ठाकुर, और सारे ठाकुर हमलावर हो गए। लेकिन वहां शुक्रिया था कि गुजरों के भी कुछ घर थे, और गुजरों जातों में हमारी अच्छी पकड़ है, तो वहां से अपनी बात सेफली कह के हम लोग आगे निकल आए। ऐसा कई जगह हुआ है। तो जो लोग जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत रिस्क है, और उन लोगों के अगर आप साथ नहीं हो, तो यकीन मानिए अगले 5 साल बाद आपको सिंगल व्यक्ति जमीन पर काम करने वाला नहीं मिलेगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। भाषण देने के लिए मैं बहुत अच्छा भाषण दे सकता हूँ, यूट्यूब पे जाकर आप सुन लीजिए, लेकिन मैं भाषण देने की कतई हमारी इच्छा नहीं। तो भाषणों से कोई बदलाव नहीं आता, भाषणों से कोई बदलाव नहीं आता। इस और ये हमारा अंतिम 75 दिन का, और आपसे ये बात हम इसलिए कहते जा रहे हैं कि जो भी आपके प्रतिनिधि हो, वर्तमान पूर्व चुनाव लड़ चुके हों, लड़ना चाहते हो, हार गए हों, जीत गए हों, या जीतने की इच्छा रखते हैं, 17 फरवरी से स्थायी अनिश्चितकालीन धरने पर हमारी पूरी टीम लखनऊ में बैठेगी। ये एक ऐसा धरना होगा जो सिर्फ एक ही बात पे खत्म होगा, या जीत या मौत।
या जीत या मौत। जेल में डालने से भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जेल से जैसे ही छूटेंगे धरना फिर लगेगा। एक ही बात खत्म होगा। और हमें जानने वाले साथी बहुत अच्छे जानते हैं कि जो बात हम कह देते हैं उसको पूरा करते हैं। हमने जब 18 महीने की यात्रा प्लान की तो तमाम हमारे साथियों ने कहा कि इसमें तो लाखों रुपए का खर्चा आएगा, 18 महीने कैसे चलाओगे? हमने कहा जो आएगा देखा जाएगा। 15 महीने निकल गए, 3 महीने बचे हैं। तो जब 18 महीने का कार्यक्रम हम कर सकते हैं, वहां जाके कर सकते हैं जहां कोई जानने वाला नहीं है, तो लखनऊ तो हमारा अपना घर है, वहां तो बैठ ही सकते हैं। और तब तक बैठ सकते हैं जब तक या जीत न जाए या मर न जाए। तो अनिश्चितकालीन धरना होगा और उस धरने में आप सबको आना, और ऐसे नहीं आना, भीड़ आपको जुटाना है और संसाधन जनप्रतिनिधियों से लेना है। और जो नहीं दे उनकी लिस्ट बनाते चलो। मैंने भी बहुत लिस्टें बनाई हुई, बहुत लिस्ट रखी हुई हमारे पास में। लिस्ट बनाते चलो, चुनाव नजदीक है, 24 का भी नजदीक है और 27 का भी नजदीक है। दोनों चुनाव में जहां जहां जिसका योगदान नहीं है उसको हम अपना दुश्मन मानते हैं। सामाजिक मूवमेंट में जिसका योगदान नहीं है वो निश्चित तौर पर हमारा दुश्मन है। उसको हम वोट देने के बहिष्कार की अपील उस क्षेत्र में जाकर के करेंगे, उसके विरोध में हम कैंपेन करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। किसी भी दल का हो, चाहे तो दल के नाम लेकर के गिना दूं, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारा समाज, हमारे अधिकार, संपूर्ण मंडल कमीशन, जाति जनगणना, जनसंख्या अनुपात में भागीदारी। इसके अलावा बाकी हमारा समाज के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से या किसी से ना कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। हमारी दोस्ती और दुश्मनी हर व्यक्ति से सिर्फ इसी पे है, जो आंदोलन में साथ है वही दोस्त है, और जो हमारे विरोध में वही दुश्मन है, हमारा घर का हो या बाहर का हो। तो इसमें आप सभी को साथ देना है। और साथियों, आजकल बीजेपी ने मजमा लगा रखा है, और मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा कि एक हलवाई था, उसने बीच चौराहे पर एक कढ़ाई चढ़ा दी भट्टी पर, और उसमें खाली वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पलटा, क्या कंचुला जो भी बोलते हैं, तो उसको बुलाया जा रहा था। एक राहगीर निकला, उसने पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोला रुको थोड़ी देर, फिर चलाने लगा। फिर जो है दूसरा राहगीर आया, उसने उससे पूछा भैया ये क्या कर रहा है? खाली मतलब कढ़ाई में वो चला रहा है कंचुला जला करके भट्टी। तो उसने भी कह दिया उससे रुको। ऐसे रुको करते करते मजमा जमा हो गया, और कढ़ाई जो तप के लाल सुर्ख हो गई। तो लास्ट में जब वो पहला राहगीर था, उसका जब सब्र का बांध टूटा, तो उसने कहा भैया 1 घंटा हो गया, आपको बता दे कर क्या रहा है? उसने कहा तुमको मूर्ख बना रहे हैं और तुम बन रहे हो। यही देश में चल रहा है। जो भी नेता आता है, जनप्रतिनिधि आता है, भट्टी चढ़ा देता है और खाली कंचुला घुमा करके समाज को मूर्ख बनाने का काम करता है। तो अब मूर्ख नहीं बनना, अब सवाल करना होगा। 5 साल में अगर सदन में आपका जनप्रतिनिधि सवाल नहीं करता तो अगली बार वोट मत दीजिएगा। आपके ऊपर अन्याय होता है, आपके साथ खड़ा नहीं होता, खुल के विरोध करिएगा। डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी हो। आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं। अगर आपका जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो, ग्राम स्तर का या लोकसभा स्तर का हो या विधानसभा का, आपका साथ नहीं देता मूवमेंट में, खुलकर विरोध करिए। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। आज समय की जरूरत है, ये देखने की जरूरत नहीं है कि और कौन है। फिर बहुत सारे विकल्प है, निकालो। नेता को समाज, नेता समाज को नहीं बनाता, नेता को समाज पैदा करता है। और समाज चाह जाए तो एक दिन में 1000 नेता बना दे, रातों रात नेता बना दे। तो नेताओं की कमी नहीं है, बशर्ते ये है कि सवाल करने की जरूरत है, और जो साथ नहीं खड़ा है उसका विरोध करने की जरूरत है। हिम्मत हमें थोड़ी दिखानी पड़ेगी। तो साथियों, हमें लगता है कि हमने कुछ ज्यादा नेताओं के बारे में बोल दिया है, क्योंकि 14-15 महीने का गुस्सा है और राजस्थान में पूरा निकल नहीं पाया था।
बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधियों के मामले में बिल्कुल नहीं। सच्चाई यही है कि आप अगर सवाल नहीं करेंगे तो कोई भी आपका काम नहीं करेगा, ना कोई सवाल उठाएगा, ना सड़क पे आएगा, ना आपका आंदोलन में सहभागी बनेगा। तो अब जो लड़ाई है, जो कारवा है हमारे महापुरुषों का, बाबा साहब अम्बेडकर का, कर्पूरी ठाकुर का, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, बीपी मंडल साहब का, उस कारवा को आगे ले जाने की जरूरत है। और मैं आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की एक बात आपको कहना चाहता हूं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था, ये मेरे समाज के साथियों, अगर आपके घर में आपके बेटे की अर्थी पड़ी हो और पड़ोस में ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रसंग चल रहा हो, परिचर्चा चल रही हो, तो पहले उस परिचर्चा में शामिल होइए, उसके बाद आकर के बेटे का दाह संस्कार करिए। क्योंकि ब्राह्मणवाद से लड़ना जरूरी है, बेटा तो चला गया, उसका दाह संस्कार बाद में हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे समाज में हुए जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया, हमें लड़ने का रास्ता बताया। आज हमें उनके रास्ते पर चलते हुए जगदेव प्रसाद कुशवाहा का सपना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो साथियों, ये सपना तब साकार होगा जब देश स्तर पर जातिवार जनगणना हो जाएगी, जब मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा, जब जनसंख्या अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी, तब जाकर के ये सपना जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साकार होगा, मानवर काशीराम का साकार होगा, डॉक्टर अंबेडकर का साकार होगा, बीपी मंडल का और हमारे समस्त बहुजन महापुरुषों का सपना तब जाकर के साकार होगा। और यादवों का जहां तक सवाल एक साथी कह रहे थे, तो मैं तो यादवों से हर जगह जाकर के ये अपील करता हूं कि हे यादवों, हे पिछड़ों, जिस दिन तुम इन अनुसूचित जाति के भाई बहनों को अपने कंधे पर बिठा लोगे, ये तुम्हें अपने सर पे बिठा लेंगे। जिससे तुम इन्हें अपने कंधे पर बिठा लोगे, ये तुम्हें अपने सर पे बिठा लेंगे। तुम्हें आगे बढ़कर के इनका हाथ थामने की जरूरत है। ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी समाज बहुत मजबूती से हर एक आवाज को उठाने का काम कर रहा है। आज ओबीसी के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर मेरी नजर में कोई ऐसा सामाजिक नेता नहीं है जिसकी एक आवाज पे कहीं 10,000 लोग 4 दिन में भी इकट्ठे हो जाए। कोई है, लेकिन एससी में है। लेकिन अब इसमें गलती किसकी है? आप ये कहो कि नेता नहीं है तो नेता की गलती है, सामाजिक नेता नहीं। इसमें गलती समाज की है। समाज की गलती क्यों है? समाज की गलती इसलिए है कि आप काफिला देख करके नेता चुनते हो, और जो लड़का है उसके पास काफिला का चप्पल भी पैर में नहीं होती है। तो जब तक आप सामाजिक नेतृत्व पैदा नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सामाजिक नेतृत्व पैदा करना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि जिस समाज में सामाजिक लीडरशिप नहीं होती है, सोशल लीडरशिप नहीं होती है, उस समाज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो गूंगी, बहरी और नकारा हो जाता है। और आज यही ओबीसी में हो रहा है। ऐसी में सोशल लीडरशिप है, उनके पॉलिटिकल नेता भी बोलते हैं, भले ही कम बोले पर बोलते हैं। सवर्णों में सोशल लीडरशिप की भरमार है, तो उनका हर नेता बगैर वोट बैंक की चिंता किए हुए अपने समाज के साथ खुल के खड़ा होता है। ओबीसी में है कोई सामाजिक नेता आपका? कोई सोशल लीडरशिप है आपके पास में? उत्तर प्रदेश में कोई सोशल लीडरशिप हो, मैं बताऊं, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, साउथ में, कहीं भी? क्योंकि आपने कोई सोशल लीडरशिप खड़ी नहीं की। जो लड़ने वाले लोग होते हैं वो अपने संसाधनों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो घर बैठ जाते हैं। ये हम लोग अनुभव की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में फेंक रहे हैं, क्योंकि हम भी पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं। आज तक न तो किसी जनप्रतिनिधि का सहयोग मिला, न तो किसी अधिकारी का सहयोग मिला। इक्का दुक्का कर्मचारी बेचारे जरूर जो समझदार है उन्होंने सहयोग दिया है आंदोलन में। और जनता बेचारी क्या कर सकती है? कोई किसान मजदूर क्या सहयोग कर सकता है? खाना खिला सकता है, खिला रहा है। और सम्मान तो बिल्कुल नहीं देना उन लोगों को तो कतई नहीं जो आपका सम्मान नहीं करते। मैं यहाँ बैठे अपने एससी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ओबीसी का कोई किसी भी जाति का बना रहे, अगर आप पर सम्मान नहीं करता तो आप भी उसको अपने ठेके पे रखना। कोई जरूरत नहीं है किसी के पैर पड़ने की। मानव मानव एक समान है, कोई जरूरत नहीं है। मैं ओबीसी हूँ, चिंता मत करो, मैं ओबीसी हूँ और मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर कोई ओबीसी आपका अपमान करता है तो उसका सम्मान करने की जरूरत नहीं है।
अगर लड़ नहीं सकते तो उससे दूर रहो, सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई एससी ओबीसी का अपमान करता है तो ओबीसी वाला भी वही करे, हमारा हिसाब दोनों के लिए बराबर रहता है। तो साथियों, लंबा समय हो गया है और अंत में मैं पुनः बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और संविधान सभा आयोजक मंडल को धन्यवाद देते हुए अपनी बातें को खत्म करता हूं। आप सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार पेश करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय संविधान।